गुड इवनिंग फ्रेंड्स। बीएस गुरु एजुकेशन की तरफ से एक बार फिर मैं भूपेंद्र सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलते हैं, हम देखते हैं आज के करंट अफेयर्स जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं या हमारे एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चलते हैं अपने पहली न्यूज़ की तरफ। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं, इस चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड सर्किल में पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। तो फ्रेंड्स, अपनी पहली न्यूज़ है एनसीसी से। द एनसीसी इज़ ओपन टू ऑल रेगुलर स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल्स एंड कॉलेज ऑन अ वॉलंटरी बेसिस। फ्रेंड्स, ये जो एनसीसी है, हम इसके विषय में जान रहे हैं कि ये एक तो ओपन टू ऑल रेगुलर स्टूडेंट्स हों एंड स्कूल के हों या चाहे कॉलेज के, चाहे इसको ये ऑन ए वॉलेंट्री बेसिस है, ये वॉलेंटियर की तरह होती है। एंड स्टूडेंट्स हैव नो लिबर्टी फॉर द एक्टिव मिलिट्री सर्विसेज। कहते हैं यहाँ पर द स्टूडेंट्स हैव नो लाइबिलिटी फॉर एक्टिव मिलिट्री सर्विसेज। एज लिमिट फॉर स्टूडेंट्स ज्वाइन एनसीसी। यहाँ पर एनसीसी को ज्वाइन करने के लिए कुछ इस तरह से उम्र रखी गई है। जूनियर डिवीज़न में बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए 12 से 18 ईयर के बीच में, सीनियर डिवीज़न में 26 ईयर्स। द नेशनल कैडेट कॉर्प्स केम इनटू द एग्जिस्टेंस अंडर द नेशनल कैडेट कॉर्प्स एक्ट 1948, जो कि पास कर दिया गया था अप्रैल 1948 में। और उसको जो एग्जिस्टेंस में आया वो आया 16 जुलाई 1948 को। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत डील करता है विद एनसीसी एट द नेशनल लेवल, और स्टेट लेवल के साथ में ये एजुकेशन मिनिस्ट्री से डील करती है। तो इस प्रकार से ये न्यूज़ थी थोड़ी सी, जो हमारे एग्ज़ाम्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि एनसीसी काफ़ी एक इम्पोर्टेंट रोल है। ये एक मिलिट्री एक्टिविटी नहीं है, मिलिट्री सर्विसेज एक्टिविटी नहीं है, ये एक कॉलेज यानी एजुकेशनल एक्टिविटी है फ्रेंड्स। तो इस बात का ध्यान रखें। अगली न्यूज़ है, एक चक्रवात आया हुआ है जावाद। साइक्लोन, इंग्लिश में साइक्लोन कहते हैं, साइक्लोन जावाड भारत के पूर्वी तट विशेष करके उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य के तट से टकराया है। हालांकि चक्रवात कमजोर था जिससे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इनसे इस बात पर प्रकाश डाला गया कि भारत का चक्रवात प्रबंधन दृष्टिकोण काफ़ी हद तक निकासी पर आधारित है। इस प्रकार भारत के चक्रवात प्रबंधन में समन और तैयारी के उपायों को शामिल करना चाहिए। समन का अर्थ है आपदा के प्रभाव को सीमित करने के लिए आपदा आने के पहले किए गए उपाय। कुछ बिंदु हैं, इनको ध्यान देते हैं चक्रवात के बारे में। चक्रवात एक कम दाब वाला क्षेत्र होता है जिसके आसपास तेजी से इसके केंद्र की ओर हवा वायु परिसंचरण होता है, और उत्तरी गोलार्ध में हवाओं की दिशा वामावर्त तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिणावर्त होती है, और आमतौर पर चक्रवात पर विनाशकारी तूफान और खराब मौसम के साथ उत्पन्न होते हैं। साइक्लोन शब्द ग्रीक शब्द साइक्लोन साइक्लोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है सांप की कुंडली। यह शब्द हेनरी पेडिंगटन द्वारा दिया गया क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उठने वाले उष्णकटिबंधीय तूफान समुद्र के कुंडलित नागों की तरह दिखाई देते हैं, इसीलिए इसे जो है आपके साइक्लोस के नाम से इसे जाना जाता है, साइक्लोन कहा जाता है। अगली न्यूज़ है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन। पिछले 4 वर्षों में इसने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है। ये अभी लोकसभा में, क्योंकि मैं आप लोगों को रोज़ बताता हूँ कि शीतकालीन सत्र चल रहा है, तो लोकसभा में सूचना दी गई कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन पिछले 4 वर्षों में काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत परियोजना आधारित बुनियादी अवसंरचना को वितरित करने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2016 में शुरू किया केंद्र प्रायोजित योजना है फ्रेंड्स। ये CSS सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और जिसमें आर्थिक गतिविधियों का विकास
कौशल विकास भी शामिल है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन के क्रियान्वयन से पूर्व प्रोविजन ऑफ अर्बन अम्यूनिटीज टू रूरल एरियाज को लागू किया गया था, जिसकी घोषणा वर्ष 2003 में की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विशेष तौर पर आर्थिक, तकनीकी और सुविधाओं एवं सेवाओं के क्षेत्र में ग्रामीण शहरी विभाजन को कम करना है। इसके अगले कुछ बिंदु देखेंगे इसमें हम। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं और जबकि लगभग 7,000 कस्बे शहरी केंद्र मौजूद हैं। कुल जनसंख्या में से ग्रामीण जनसंख्या 69% और शहरी जनसंख्या 31% है। लगभग 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और कुल श्रम शक्ति का लगभग 50% अभी भी कृषि पर निर्भर है, जो पर्याप्त उत्पादक नहीं है। देश की सकल उत्पाद यानी जीडीपी में कृषि का योगदान मात्र 14% है, जबकि उद्योगों और सेवा क्षेत्र का 26 और 60% है। यानी उद्योगों का 26% और सेवा क्षेत्र का 60%, यानी सबसे अधिक सेवा क्षेत्र है। फ्रेंड्स, यहाँ सेवा क्षेत्र से मतलब ये है, जैसे कोई टीचर है, यदि वो टीचिंग करता है तो वो सेवा प्रोवाइड करता है। यदि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आप सेवा प्रदान करते हैं। इस फील्ड में सेवा प्रदाता आते हैं। जैसे कोई आपकी मोबाइल फ़ोन कंपनी है, आपको 4G सिम दिया गया और आपने रिचार्ज करवाया, उसका उपयोग आप करते हैं, तो वो आपका सेवा क्षेत्र कहलाता है। यानी आप इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं देते हैं, आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। और उद्योग क्षेत्र में आप प्रोडक्ट देते हैं कोई भी, तो इसका मूल्य हमारे यहाँ 26% और 60% है। देश में ग्रामीण क्षेत्रों के बड़े हिस्से केवल अकेली बस्ती नहीं है, बल्कि बस्तियों के समूह का एक हिस्सा है जो अपेक्षाकृत एक दूसरे के निकट मौजूद है। ये क्लस्टर आमतौर पर विकास की संभावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और आर्थिक चालक होते हैं तथा स्थानीय प्रतिस्पर्धा का लाभ प्रदान कर सकते हैं। एक बार विकसित हो जाने के बाद इन समूहों को रूबर्न के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसी उद्देश्य से भारत सरकार ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य आर्थिक, सामाजिक और भौतिक बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करके ग्रामीण के क्षेत्रों को विकास सुनिश्चित करना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये रूबर्न मिशन है, जो कि हमारे देश की आबादी के हिसाब से और सेवाओं और उद्योगों के हिसाब से हमें डेवलप करने के लिए है। इसमें यदि एक बार गांव विकसित हो जाए तो रूबर्न क्लस्टरों के रूप में इसे डिवाइड कर दिया जाएगा और उसके साथ फिर अन्य तरह की क्रियान्वित जो स्कीम्स हैं उनको लागू किया जाएगा। एक अगली न्यूज़ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और ये हमारे हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं इस न्यूज़ को। 1857 के विद्रोह से संबंधित है, यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है तो आप कह सकते हैं कि हमारे देश के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखने वाली न्यूज़ है और आपके एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। शहीदों के सम्मान में अम्बाला हरियाणा सरकार द्वारा एक स्मारक संग्रहालय बनाया जा रहा है। 1857 में जो शहीदों के सम्मान में, यानी 1857 के विद्रोह में शहीदों के सम्मान में अम्बाला में हरियाणा सरकार द्वारा एक स्मारक संग्रहालय बनाया जा रहा है। अम्बाला में युद्ध स्मारक बनाने का उद्देश्य उन गुमनाम नायकों की वीरता को अमर करना है, जिन्हें स्वतंत्रता के प्रथम विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ जो हुआ, उसके रूप में पटकथा लिखने का श्रेय कभी नहीं मिला। तो इस प्रकार से अम्बाला यानी हरियाणा सरकार ने इसे अम्बाला में विद्रोह की घटनाओं पर विशेष जोर देने के साथ स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा के योगदान को भी उजागर करेगा। प्रमुख बिंदु हैं इसके, कुछ देखते हैं। 1857 के बारे में, यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संगठित प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। फ्रेंड्स, जब अंग्रेज भारत आए तो वैसे तो विद्रोह कई हुए, लेकिन प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जिसे अनुभूति प्राप्त है वो है 1857 की क्रांति, और इसी में पहला संगठित प्रतिरोध व्यक्त किया था भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना
के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ। ब्रिटिश सेना में जो सिपाही थे उनके रूप में यह शुरू हुआ, लेकिन जनता की भागीदारी भी इसने हासिल कर ली। विद्रोह को कई नामों से जाना जाता है, जैसे सिपाही विद्रोह, ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। भारतीय विद्रोह, महान विद्रोह, भारतीय इतिहासकार के द्वारा महान विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और 1857 का विद्रोह, भारतीय विद्रोह और स्वतंत्रता का पहला युद्ध विनायक दामोदर सावरकर द्वारा, ऐसा भी कहा जाता है। विनायक दामोदर सावरकर इसे स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि स्वतंत्रता 1857 की जो क्रांति थी, यानी जो विद्रोह था, उसे किस प्रकार से कोई सिपाही विद्रोह कहता है, तो कोई भारतीय विद्रोह, और कोई महान विद्रोह तो कोई भारतीय विद्रोह, स्वतंत्रता का पहला युद्ध आदि नामों से इसे जाना जाता है। चलते हैं, थोड़ा बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे न्यूज़ में। हरियाणा में इसका कुछ विद्रोह हुआ। जब हुआ यह विद्रोह हुआ तो ये हरियाणा में विद्रोह हुआ। विद्रोह का केंद्र, इतिहासकार केसी यादव के अनुसार 1857 का विद्रोह वास्तव में अंबाला में शुरू हुआ था, ना कि मेरठ में, जैसा कि लोकप्रिय माना जाता है। वैसे तो लोकप्रियता में माना जाता है कि ये विद्रोह मेरठ में शुरू हुआ, लेकिन ये अंबाला में शुरू हुआ था। उन्होंने हरियाणा में 1857 का विद्रोह नामक अपनी पुस्तक में अपने निष्कर्षों को दस्तावेजीकरण किया था। हरियाणा में 1857 का विद्रोह नामक पुस्तक उन्होंने अपने निष्कर्षों का दस्तावेजीकरण किया और बताया कि 1857 की जो क्रांति हुई वो मेरठ में नहीं, जो कि लोकप्रिय माना जा रहा है, उसके वहाँ नहीं बल्कि हरियाणा में हुई। महत्वपूर्ण कुछ नेता थे इसमें, जैसे राव तुलाराम अहिरवाल, गुफ्फार गमफूर अली, हरसुख राय पहलवान, धनु सिंह फरीदाबाद, नाहर सिंह बलभांगड़ आदि हरियाणा में विद्रोह के महत्वपूर्ण नेता थे। और प्रमुख युद्ध, कई युद्ध राज्यों के शासकों द्वारा लड़ी गई हैं, कई लड़े गए हैं। किसानों द्वारा भी कभी कभी ब्रिटिश सेना को पराजित किया गया जा चुका था। कुछ सबसे महत्वपूर्ण युद्ध हैं, जैसे सिरसा, सोनीपत, रोहतक, हिसार और सिरसा में चौरमार का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था। कुछ विद्रोह के कारण जानते हैं कि विद्रोह क्यों हुआ। अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति। 1857 के बाद विद्रोह का 1857 के विद्रोह का प्रमुख राजनीतिक कारण अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति था और व्यापकगत सिद्धांत था। बड़ी संख्या में भारतीय शासकों और प्रमुखों को हटा दिया गया था, जिससे अन्य सत्तारूढ़ परिवारों में के मन में भय पैदा हो गया कि अब हमें भी हटा दिया जाएगा। व्यापक गत के सिद्धांत को लागू करके, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी जिस भी राज्य का उत्तराधिकारी ना हो उसे लॉर्ड डलहौजी की नीतियों के द्वारा हड़प कर लिया। जैसे 1848 ईस्वी में सतारा को जैतपुर, संभलपुर, बालघाट, उदयपुर, झांसी तथा नागपुर जैसे राज्यों को अपने कब्जे में ले लिया गया था। और सामाजिक और धार्मिक कारण कुछ इस प्रकार से थे कि इसमें भारत में तेजी से फैल रही पश्चिम सभ्यता के कारण आबादी का एक बड़ा वर्ग चिंतित था। सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या जैसी प्रथाओं को समाप्त करने, विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाने वाले कानूनों को स्थापित सामाजिक संरचना के लिए खतरा माना गया। शिक्षा ग्रहण करने के पश्चिमी तरीके हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों की रूढ़वादिता को सीधे चुनौती दे रहे थे। इसके कुछ आर्थिक कारण थे, उन्हें देखते हैं। आर्थिक कारणों में ग्रामीण क्षेत्रों में किसान और जमींदार पर भारी भरकम लगान और कर राजस्व वसूली के सख्त तौर तरीकों के कारण किसानों की पीढ़ियों पुरानी जमीनें हाथ से निकली जा रही थी। बड़ी संख्या में सिपाही खुद किसान वर्ग से थे और वे अपने परिवार गांव को छोड़कर आए थे, इसलिए किसानों की शिकायतों ने उन्हें भी प्रभावित किया। तत्कालिक कारण कुछ इस प्रकार थे जो उस मुद्दे का, यानी 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र बने। पहला, चर्बी वाले कारतूस की घटना को लेकर शुरू हुआ है। एक अफवाह यह फैल गई कि नई इनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सुअर की
चर्बी का प्रयोग किया जाता है। सिपाहियों के इन राइफल्स को लोड करने से पहले कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था। ऐसा ऐसे में हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाहियों ने इनका इस्तेमाल करने से मना कर दिया और ये कारण बना 1857 की क्रांति का। तो इस प्रकार से 1857 की क्रांति पहला स्वतंत्रता संग्राम जो कि हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। तो फ्रेंड्स, ये थे उस समय के तत्कालिक कारण। चलते हैं हम अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। गुरु तेग बहादुर जी का हमारे जो सिख धर्म में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है और आज उनकी पुण्यतिथि है। गुरु तेग बहादुर 9वें सिख गुरु थे जिन्हें अक्सर सिखों द्वारा मानवता के रक्षक यानी श्री दी चादर सृष्टि दी चादर के रूप में याद किया जाता है। गुरु तेग बहादुर को सृष्टि दी चादर के रूप में याद किया जाता है। गुरु तेग बहादुर एक महान शिक्षक के अलावा एक उत्कृष्ट योद्धा, विचारक, कवि भी थे। उन्होंने आध्यात्मिक, ईश्वर, मन और शारीरिक प्रकृति के विषय में विस्तृत वर्णन किया है। उनके लेख को पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में 116 काव्यात्मक भजनों के रूप में रखा गया है। ये एक उत्साही यात्री भी थे और उन्होंने पूरे भारत महाद्वीप में उपदेश केंद्र स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने ऐसे ही एक मिशन के दौरान पंजाब में चाक नानकी शहर की स्थापना की जो बाद में पंजाब के आनंदपुर साहिब का हिस्सा बन गया। गुरु तेग बहादुर को वर्ष 1675 में दिल्ली के मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश के बाद मार दिया गया था। तो इस प्रकार थे सिखों के 10 गुरु तेग बहादुर। जानते हैं सिख धर्म के विषय में फ्रेंड्स थोड़ा। पंजाबी भाषा में सिख शब्द का अर्थ है शिष्य। सिख शब्द का अर्थ है शिष्य। सिख भगवान के शिष्य हैं, यानी सिख भगवान के शिष्य हैं जो 10 सिख गुरुओं को लेखन और शिक्षाओं का पालन करते हैं। सिख एक ईश्वर यानी एक ओंकार में विश्वास करते हैं। सिख अपने पंथ को गुरु मत यानी गुरु का मार्ग, द वे ऑफ द गुरु कहते हैं। द सिख परंपरा के अनुसार सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक जी ने 1469 से लेकर 1539 द्वारा की गई और बाद में 9 अन्य गुरुओं ने इसका नेतृत्व किया। सिख धर्म का विकास भक्ति आंदोलन और वैष्णव हिंदू धर्म से प्रभावित था। फ्रेंड्स, जब गुरु नानक देव ने सिख धर्म की रचना को स्थापित किया तो उस समय भक्ति आंदोलन और वैष्णव हिंदू धर्म से प्रभावित थे। क्यों? उसका कारण था उस समय तमाम तरीके के कर्म कांड व्याप्त थे और वो सारे कर्म कांडों को लोग छोड़ना चाहते थे और उन पूजा पाठ की पुरानी पद्धतियों से लोग ऊब गए थे, जिससे गुरु नानक के द्वारा नए धर्म को अपनाने के उद्देश्य से उन्होंने अपना ये धर्म स्थापित किया। इस्लामिक युग में सिखों के उत्पीड़न ने खालसा की स्थापना को प्रेरित किया। जब जो है इस्लामिक युग आया तो सिखों का उत्पीड़न शुरू हुआ तो उस समय खालसा की स्थापना को प्रेरित किया गया। अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता का पंथ है ये। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा, जिसका अर्थ है शुद्ध, पंथ की स्थापना की जो सैनिक संतों का विशिष्ट समूह था। खालसा प्रतिबद्धता, समर्पण और सामाजिक विवेक के सर्वोच्च सिख गुणों को उजागर करता है तथा ये पथ की 5 निर्धारित भौतिक वस्तुओं को धारण करते हैं। केस, बिना कटे बाल, कंघा, लकड़ी की कंघी, एक कड़ा, एक लोहे का कंगन, कच्छा, सूती जांघिया और कृपाण, एक लोहे का खंजर। तो इस प्रकार से यह उपदेश देता है कि विभिन्न नस्ल, धर्म या लिंग के लोग भगवान की नज़र में समान हैं। तो इस प्रकार से सिख धर्म की ये काफ़ी इम्पोर्टेंस विषय में था जो आप लोगों के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो आगे चलते हैं, अगला न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। पैनिक्स 21 हाल ही में बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग बिम्स्टेक देशों के लिए बंगाल की खाड़ी,
पहल के सदस्य देशों के लिए पैनिक्स नामक एक कार्टन रेंजर इवेंट आयोजित किया गया था। यह अभ्यास इस वर्ष 2021 के अंत में आयोजित करने की योजना है। पैनिक्स 21 नामक एक कार्टर रेंजर इवेंट आयोजित किया जाएगा। पैनिक्स 21 नामक एक कार्टर रेंजर इवेंट आयोजित किया जाएगा। तो इसके लिए बात करते हैं, यह एक मानवीय सहायता है और आपदा राहत अभ्यास भी है। इसमें भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड के विषय विशेषज्ञ और प्रतिनिधि भाग लेंगे। भारतीय सशस्त्र बलों और विभिन्न नागरिक एजेंसियों द्वारा नियोजित मानवीय सहायता और आपदा राहत यानी HDR उपकरणों को प्रदर्शित करने वाला एक स्थिर प्रदर्शन बहु एजेंसी अभ्यास भी ये होगा। तो इस प्रकार से अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं बिम्स्टेक के विषय में। यह एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें 7 देश शामिल हैं। 7 देशों में 5 सदस्य बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, दक्षिण एशिया तथा 2 म्यांमार और थाईलैंड पूर्वी एशिया से हैं। यह भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेद के चलते दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क के महत्वहीन हो जाने के कारण भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ जुड़ने हेतु एक नया मंच प्रदान करता है। अंतर क्षेत्रीय सहयोग पर ध्यान देने केंद्रित करने के साथ साथ बिम्स्टेक ने दक्षेस यानी सार्क यानी दक्षिण पूर्व एशिया देशों के संगठन के सदस्यों के साथ एक साझा मंच का निर्माण भी किया है। इसका सचिवालय ढाका यानी बांग्लादेश में है। अगली न्यूज़ है फ्रेंड्स, काफ़ी दुखद न्यूज़ है। हमारे पहले CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत का कल देहांत हो गया, जिस जो कि उनके हेलीकॉप्टर का कुन्नूर में एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई है। जनरल बिपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। चीफ ऑफ डिफेंस फ्रेंड्स CDS जो होता है वो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, जो तीनों सेनाओं के मध्य एक बांध का कार्य करता है। जनरल बिपिन रावत राष्ट्रीय रक्षा अकादमी भारतीय सैन्य अकादमी के पूर्व छात्र हैं। दिसंबर 1978 में भारतीय सेना की 5वीं बटालियन 11वीं गोरखा राइफल्स में कमीशन किया गया था। बिपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन से स्नातक थे। उन्होंने अमेरिका के फोर्ट लेवनार्थ में कमांड और जनरल स्टाफ कोर्स भी हिस्सा लिया। जनरल रावत ने अपनी सेवा के दौरान सैन्य संचालन निदेशालय में ब्रिगेड कमांडर, दक्षिण कमान, जनरल स्टाफ अफसर ग्रेड 2 के रूप में कार्य किया और कई अन्य महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। वह संयुक्त राष्ट्र शांति सेना का भी हिस्सा रहे थे और संयुक्त राष्ट्र के साथ सेवा करते हुए उन्हें 2 बार फोर्स कमांडर कमेंडेशन में शामिल किया गया। तो इस प्रकार से ये फ्रेंड्स आज की न्यूज़ थी जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाइस टू मीट, सी यू अगेन।